पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। अब जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, यह कहना कि वो फैसले के बाद वाजिबुल कत्ल है और फिर वहीं नहीं रुकना, फिर यह कहना कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो गैर मुस्लिम हैं और जनरल्स को कहा जा रहा है और फौज को कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि जब तक हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाई रियासत, अगर हम वो नहीं बनाएंगे पाकिस्तान को तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं ये भी समझता हूं कि इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान इश्क नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हम ये सिर्फ बातें नहीं करते, हमने अमली तौर पे करके दिखाया है कि हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं देख सकते। लिहाजा जो ये जुबान इस्तेमाल की गई है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? आगे हम इतने मुश्किल माशी बुरहान से निकल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, किसी सूरत आपने इनको आपको उकसाने नहीं देना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं कि जजेस को कत्ल कर दो और फौज में बगावत हो जाए। ये फौज ने हमें एक बड़ी मुश्किल जो जंग थी, दहशतगर्दी की जंग से हमें निकाला है। इन लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं। आप जब कहेंगे कि फौज आर्मी चीफ के खिलाफ और झूठ बोल के कि वो मुसलमान नहीं है आर्मी चीफ, उनके ऊपर उकसाएंगे, नुकसान किसका है? फायदा किसका है? पाकिस्तान के दुश्मनों का है। तो मैं आज आप सबसे, अपनी अवाम से अपील कर रहा हूं, अपने मुल्क की खातिर जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। मैं आपको ये अपील करता हूं कि इस मुल्क की खातिर जो कि मुश्किल बुरात से निकल रहा है और अल्लाह का शुक्र है आगे अच्छा वक्त आ रहा है, आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने शक का फायदा देते हुए गुस्ताखी रसूल केस में आसिया बीबी की अपील मंजूर की और आसिया बीबी को बरी करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद मुल्क के छोटे बड़े शहरों में एक सियासी जमात ने एहतजाज शुरू कर दिया और अहम शाहराहें बंद कर दी। जिसके बाद हमने
हमने देखा कि पूरे मुल्क में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना रहा और इस वक्त तक भी यही सूरत हाल है। तालीमी इदारे पूरे मुल्क में कल खुलेंगे या नहीं, ये सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कौम से मुख्तसर लेकिन पुरअसर खिताब में वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है और पाकिस्तान का कानून इस्लाम के ताबे है। मुजाहरे करने वाले गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये सब कुछ वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसका किसी दौर इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये इस्लाम की खिदमत नहीं। वजीर आजम से एहतजाज करने वालों ने बाकायदा वजीर आजम ने उनको वार्न किया और साफ साफ कह दिया कि रियासत को मजबूर ना करें कि वो हरकत में आए और एक्शन ले। इसी बात पर, इसी पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब और अनवार हाशमी साहब। कुछ देर में हमें जो है हारिस नवाज साहब, बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हारिस नवाज साहब, हमारी जो टीम आपके पास पहुंचना चाह रही थी, बावजूद इसके कि 2.5 घंटे पहले से वो वहां पहुंचना चाह रही थी लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई। वजह इसकी ये रही कि रास्ते जो है वो ब्लॉक हैं, रास्ते बंद हैं। ये इस वक्त सूरत हाल पूरा मुल्क जो एक हॉस्टेज, एक छोटी सी जमात और उसने ये किया हुआ है। आप ये बताइए, उसके काउंटर में पाकिस्तान के प्रीमियर वजीर आजम इमरान खान का मुख्तसर खिताब, कितना आप बर वक्त और पुरअसर इस खिताब को कहेंगे, और जो लाइन है इस वक्त हुकूमत की कितनी मौसर है? देखें, बेसिकली बात यह है कि ये एक बहुत ही टाइमली उन्होंने एड्रेस किया पाकिस्तानी कौम को और बताया है कि वो खुद हुकूमत पाकिस्तान की सोच क्या है। और उन्होंने बड़ी क्लियर ये बात बता दी थी कि पाकिस्तान एक मदीना रियासत के तौर पर है, नंबर 2 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खत्म नबूवत सब बिलीव करते हैं, बल्कि हम तो इश्क करते हैं सब। यही उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये बिल्कुल वो है जैसे एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारा उसका नैरेटिव है वो लेके चल रहे हैं। आपका एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये फैसला किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नॉन मुस्लिम्स को कोई जबरदस्ती नहीं करें, उनके हकूक का ख्याल करें, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएं और उनका अपने मजहब को आज़ादी से अमल करने का हक है। यही कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का भी है। और हमारे झंडे पे व्हाइट जो कलर है वो भी माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये हमें सोचने की बात है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर आके ऐसी बातें करना, और वो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिनके हुक्म को पूरी आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और उनको अमल करने की जरूरत है। एक तो ये, फिर उसके बाद अपनी फौज के सिपह सलार के मुतालिक अगर कोई बात करें और उनको ये कहा जाए कि आप बगावत कर दें और मुसलमान जज जो है जनरल, मेरे ख्याल में ये चीजों को हमें बहुत इसको एहतियात करनी चाहिए। और ये जिस तरीके से इमरान खान साहब ने क्या एड्रेस किया है, अपना नुक्ता नजर, हुकूमत की फोकस अप्रोच और हुकूमत इसको किस तरीके से डील करना चाहती है वो भी उन्होंने बता दिया है। और अवाम को पुरअमन रहने का कहा गया कि किसी के उकसाई में मत आए, सोच समझ के पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान फर्स्ट के हिसाब से आप इसको फैसला करें और फिर इसको आप सोच समझ के डिसाइड करें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा जेस्चर था। और साफ साफ एक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया कि सरकार की रिट को चैलेंज नहीं होने दिया जाएगा। एब्सोल्युटली फॉर्म, बिल्कुल। और उसको रिट जो है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट शुड नेवर बी चैलेंज और नहीं करनी भी नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि जितने हमारे उलमा हैं वो भी बहुत मोहब्बत वतन हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन करते हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान को इंडिया को दुश्मन बड़े, सब चीजों को जरा लाहौर और इस्लामाबाद का भी हाल जानते हैं। लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, मजमूई हालात इस वक्त क्या हैं लाहौर के, पंजाब के, ये भी जानना चाहेंगे। और दूसरा ये भी आप बताइएगा कि कितना बर वक्त वजीर आजम का ये खिताब कौम से और सूरत हाल वाजे करने की, पोजीशन वाजे करने की और हुकूमत की जो अप्रोच है इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी सूरत हाल यकीनन बहुत ही तशवीशनाक रही है, मुश्किल तरीन रही है।
जिसकी वजह से इमरान खान को जो है वो फौरी खिताब करना पड़ा है। उन परेशानियों की बात हम बाद में कर लेते हैं। इमरान खान ने यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत के सरबराह को जो एक सही खिताब करना चाहिए ऐसी बुरानी और मुश्किल कैफियत में, वो उन्होंने किया है। वो मसलियतों से पाक उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसको मुख्तसर मगर जामे खिताब कहा जा सकता है। और देखें, माजी में आपको जितनी परेशानियां लाक रही हैं पिछली 2-3 दहाइयों में कि आप इश्यूज़ को पनपने देते थे, रियासत जो है और जो हुकूमत होती थी वो मसलियतों का शिकार होती थी और फिर आपको बहुत ही गैर मामूली नुकसानात उठाना पड़ते थे। चाहे पाकिस्तान में सेक्टेरियन का मसला हो जिसको पनपने दिया गया, चाहे वो कराची का बुरहान हो जिसे कई दाइयों तक मसलियतों का शिकार रख के सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, चाहे वो ट्राइबल एरिया का इशू हो या दीगर इशूज़ हों। तो अभी पिछले साल भी आपने इसी तरह के बुरहान जो है वो फेस तो किए, लेकिन लंबे मज़ाकरात और मसलियतें जो है उसकी वजह से ये पेनिट्रेट कर गया और इसको पनपने का मौका मिला। तो वज़ीर आज़म का खिताब यकीनन बिल्कुल रियासत की सरबराह की जो तर्जुमानी होती है उस हिसाब से उन्होंने किया, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है आज के जदीद दौर में कि आपने एक ऐसा इशू लिया जिससे ना सिर्फ आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं बल्कि आपने रियासत के 3 सतूनों के खिलाफ बगावत की बात की है। वज़ीर आज़म को भी किसी न किसी हद पे तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके बाद जो है हमारे हसास इदारों को जो है वो इस तरह बनाया गया और अदलिया को भी बनाया गया, और उस पर वज़ीर आज़म ने यकीनन जो है फ़ौरन ही पनप लिया कि ये क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो इशारा दिया है, अब उस पर अगर अमल दरामद सही तरीके से हो गया कि आइन और कानून की रेट कायम हो जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी कौम की तर्जमानी करते हुए कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो नमाज पढ़ता और उसमें दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ता हो और वो अपने नबी से इश्क ना करता हो, इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप कोई गलत रंग देगा तो वो चाहे हम में से क्यों ना हो तो यकीनन पूरा मुल्क उस पर दाव पे लग जाता है। तो बज़ाहिर जो है उनका खिताब यकीनन बहुत ज्यादा केयरफुली इसको हैंडल करने की जरूरत है। तारिक साहब, इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? और जाहिर है कि एक बहुत अच्छी कोशिश वजीर आजम की तरफ से इस वक्त बहुत फोकस्ड अप्रोच जो है इस वक्त की गई और बहुत बर वक्त की गई, क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। बहुत अच्छी तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो उन्होंने इशारा दिया है कि किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो रास्ते बंद करे, किसी को इस बात का हक नहीं है कोई ट्रैफिक को रोके। आज सुबह से इस्लामाबाद में जो मेस क्रिएट हुआ है उसका अंदाज़ा जो है आप कराची में बैठ कर नहीं कर सकते कि ऐन उस वक्त जब बच्चे स्कूलों में थे, जब लोग अपने दफ्तरों में पहुँच चुके थे, 10 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब ये फैसला आया। उसके बाद सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है तरम बरम होकर रह गया। लोग 4-4, 5-5 घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं। तारिक साहब, यही सूरत हाल कराची में भी है, यहाँ बैठ के भी हमें भी जो हम देख रहे हैं बाहर वो यही सूरत हाल है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है कि अब कोई नींद दिलाना ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन तक बात पहुँचे, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करके एक दफ़ा उनसे बात करें। अगर वो पुरअमन तरीके से जो है डिस्पर्स ना हो तो फिर जो रियासत के पास तरीके होते हैं लेजिटिमेट, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसमें हमें एक और बात भी सोचनी होगी आज इस मौके पर। अगर हमने माजी में इसी महीने में, नवंबर के महीने में, अब कल नवंबर का आगाज़ हो जाएगा, नवंबर के महीने में भी इसी ग्रुप ने इस्लामाबाद में 2-3 हफ्ते लगातार यहाँ धरना दिया था, और उस वक्त भी सिचुएशन यही थी कि इस्लामाबाद के शहरी जो है बेबस होकर रह गए थे, और अल्टीमेटली जो है नुकसान भी हुआ, जानें भी ज़ाया हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लाख लोगों की तबाह हुई, और उसके बाद जो थे वो चले गए। फिर उनके हौसले बढ़ते गए। अगर माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, किसी एक ने नहीं, PTI भी इसमें शामिल है, अपनी अपनी मसलतों के तहत बीच चौक बंद ना किए होते, लॉकडाउन ना किए होते, धरने ना दिए होते, किसी ने मॉडल टाउन में जो एक सियासी जमात ने रास्ते बंद किए हुए थे और बैरिकेड लगाए हुए थे, फिर उन बैरिकेड्स को रोकने के लिए, उतारने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई आज तक जारी है। तो अगर हमारी सियासी जमातों ने माजी में अपने अपनी मसलत के लिए इस तरह के वाक़यात के, इस तरह के धरनों की, इस तरह के लॉकडाउन की हमारी तरह की होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। अभी हमारे यहाँ रवाज हो गया है, जिसका दिल चाहता है उठता है वो डी चौक बंद कर देता है, जिसका दिल चाहता है सोराब गोट बंद करता है, जिसका दिल चाहता है वो पंजाब असेंबली में जाके माल रोड पर बैठ जाता है, और वो कहता है कि जब तक मेरी बात नहीं मानी गई मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इस रविश की हौसला शिकनी करनी चाहिए।
मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल चाइना जा रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा तारीख का अहम तरीन दौरा है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का दारोमदार इस पर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जाने से पहले ये मैस जो है ये इसको ख़त्म होना चाहिए। इंतज़ामिया फैसला करे, प्राइम मिनिस्टर ने गाइडलाइन दे दी है, उसके बाद ये प्रोफेशनल तरीके से इंतजामिया ने काम करना होता है। तो इंतजामिया जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब चाइना जाए तो उस वक्त तक ये सिचुएशन ठीक हो चुके। जब वो जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे कि दारुल हुकूमत का और उसके ट्विन सिटी का जो मेन चौक है, जो पूरे पाकिस्तान की जो ट्रैफिक यकीनी तौर से उनकी जाने से पहले ही तमाम मामले को बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए जिंदगी को। और यकीनी तौर से बहुत दौरा भी है प्राइम मिनिस्टर का जो कल तशरीफ ले जा रहे हैं चीन, और पाकिस्तान की इक्तिसादी बहरान में जिस वक्त वो शिकार है, बहुत उम्मीद है कि वहां से हमें कुछ बेल आउट मिले और आगे के लिए अच्छी खबरें आए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आदतें इस मोड़ पे और इस इशू को आगे लेके चलते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बल्कि दोस्त मुमालिक हमारे दर पर आएंगे, हम ही वो मुल्क हैं जो दुनिया की रहनुमाई करेंगे, और शायद कप्तान का यकीन अमल में ढल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की तवाना आवाज बनता दिखाई दे रहा है, और इसकी एक झलक आज का ईरानी वजीर खारजा का दौरा है जो 60 रोज में दूसरी बार पाकिस्तान आए। कल उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। एक जानिब मुस्लिम ममालिक यहाँ आ रहे हैं तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मुस्लिम ममालिक में जारी तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने सऊदीया से वापसी पर खुद कौम को बताया कि सऊदी अरब और यमन का तनाज़ा पाकिस्तान हल कराने की कोशिश करेगा। और तो और वज़ीर आज़म इमरान खान चीन की दावत पर कल बीजिंग पहुंचेंगे, जहां वो इंपोर्ट एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस वक्त जरा चलते हैं तारिक चौधरी साहब के पास। तारिक चौधरी साहब, खबरें क्या है आज़म के दौरे के हवाले से? चीन में इंतहाई अहम उनका ये दौरा होगा, कौन कौन साथ जा रहा है और क्या कुछ, क्योंकि इससे पहले बात की जा रही थी कि पाकिस्तान जो इक़्तिसादी मसाइल का शिकार है तो बहुत हद तक हमें सपोर्ट मिल सकती है। तारिक साहब देखिए, कुछ रोज़ पहले चाइना एम्बेसी में एक ब्रीफिंग थी जिसमें ना सिर्फ चाइनीज़ सफ़ीर शरीक थे बल्कि उनके DCM शरीक थे, बल्कि जो 5-6 बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं CPEC के हवाले से, उनके CEOs थे। तकरीबन 5-6 घंटे की ये ब्रीफिंग थी जिसमें तमाम कंपनीज़ के CEO ने बारी बारी कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है और किस हद तक उस पर अमल दरामद हो चुका है, उस पर ब्रीफिंग दी, जो इस बात का इतमाद का मज़हर है कि चाइनीज़ जो हैं वो कितना इतमाद करते हैं। इसके अलावा वहाँ ब्रीफिंग देते हुए चाइना के जो DCM है, डिप्टी हेड ऑफ मिशन, उन्होंने इशारा दिया था कि पाकिस्तान को पहले भी चाइना ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बल्कि रिसेंटली भी उन्होंने जो एक ग्रांट दी जाती है अपने डिपॉजिट शो करने के लिए वो फराहम किए। वो कहते हैं कि हम ज़्यादा शोर नहीं मचाया करते, हम अपने दोस्तों की मदद किया करते हैं। अब भी जो है जब प्राइम मिनिस्टर कल रीशेड्यूल किया गया उनका विजिट, कल शाम 5-6 बजे के बारे में हमारे पास इतला है कि वो रवाना होंगे, और तकरीबन चूँकि 4-5 घंटे का सफ़र है और कुछ टाइम डिफरेंस भी है तो 2 तारीख हो चुकी होगी जब वहाँ पहुँचेंगे। बहुत आला सतह पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, आला सतह पर उनकी मुलाकातें हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना से मुलाकात भी है, प्रेसिडेंट से मुलाकात भी है। तो हमारी ये है कि एक तो ये जो शंघाई में एक्सपो है उसमें शिरकत करके पाकिस्तान का केस पेश कर सकेंगे, पाकिस्तान के बारे में बात कर सकेंगे। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs वहाँ आए होंगे, वहाँ ज़ाहिर है अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के क्या इम्कानात है। फिर दूसरा, वहाँ IMF के सरबराह भी आ रहे हैं और बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से खिताब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनसे बड़ी उनकी तवील मुलाकात होने का इम्कान है, जिससे पाकिस्तान के साथ जो हमारे अगले आने वाले दिनों में इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस दौरे के आउटकम क्या होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो सफारती इस वक्त जो है वो वज़न क्या है। आप अंदाज़ा लगाइए कि गुज़श्ता 2 माह के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब जा चुके हैं, चाइना जा रहे हैं, चाइना से वापस आएंगे तो फिर मलेशिया जाएंगे। इस दौरान UAE का एक 22 रुकनी डेलीगेशन पाकिस्तान आया पिछले हफ्ते, जिसकी सरबराही उनके वजीर भी हैं अल जाबर साहब और बहुत बड़ी तेल कंपनी के CEO भी हैं, तो वो भी आ रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं कुछ दिनों में अमीर कतर जो हैं वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं, और वो भी यहाँ जब पाएंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मफाद में कोई बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बात आपने की है, वो उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। तो ये जो दौरे हैं, पाकिस्तान में आना है, हमारे डिग्निटीज़ का बाहर जाना है, ये पाकिस्तान के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद चीज़ है, फ़ायदेमंद ही होगी। और लिया होगा
ऐसे इनिशियल स्टेप पे जब हुकूमत जो है अभी आई, अभी 60 रोज हुकूमत के हुए, हारिस नवाज साहब, कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा होगा, कितना क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं चीन के दौरे की? पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं, उसके साथ साथ वजारत खारजा हमारी जितनी एक्टिव है, जितने बैरून मुल्क दौरे हैं, और जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान का केस वहां पेश करना है, और चीन से तो हमें बहुत कुछ हमारी उम्मीदें भी वाबस्ता है। CPEC में हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। देखें, ये एक नहायत ही अहम दौर है और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को इसका इंतज़ार है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा पैनल लेके जा रहे हैं, वज़रा जा रहे हैं, कुछ और लोग एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर एक्सपेंसेस पर जा रहे हैं। अच्छा। तो ये, और जिस तरीके से हमें इस वक्त ज़रूरी इकनॉमिक हालात हमारे मुल्क के क्या हैं, पिछली हुकूमतें हमें किस कंडीशन में ला के रखा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत अहम दौरा किया गया और मुझे यकीन है और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि किसी हालत में ये दौरा चेंज नहीं किया जाएगा, कैंसिल नहीं किया जाएगा, ताकि जो दुश्मनों का नैरेटिव है वो कामयाब होता हुआ नज़र ना आए कि हम अपने जो मसाइल में घिरे रहें, हम अपने अंदरूनी मसाइल में घिर जाएँ। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी, इसका ख़ास तौर पे अपोजिशन का भी मस्बत किरदार की ज़रूरत है। इस सिचुएशन पे उनको इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए बल्कि डिस्करेज करना चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, हमारी क्या सोच है, हमारे जज्बात अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या हैं, हम कितना पूरी उम्मत उनसे इश्क करते हैं और हम सब मुसलमान हैं। जाहिर है हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत जी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी अदलिया ने फैसला किया है, सोच समझ के किया है, पूरे आइन में उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे उसमें डेथ पेनल्टीज होती हैं, किसी को छोड़ दिया जाता है, बहुत ऐसे हैं, कई दहशतगर्दों को छोड़ा गया जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं थी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से आप अपने तीनों जो एक स्टेट के पिलर्स होते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में हमारे उलमा को बहुत ख्याल करना चाहिए। अच्छा, जरा हाशमी साहब की तरफ चलते हैं। हाशमी साहब, ये अब जो दौरा शुरू हो रहा है का, इस वक्त कल वो चीन के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? और साथ ही साथ जो एक प्लेटफॉर्म उनको सऊदीया में मैसर आया था, उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बहुत पाकिस्तान का केस बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया और ज़ाहिर है कितना हमें इकोनॉमिक रिलीफ भी मिला। लगभग वही सूरत हाल जो है, वही मौके हमें चीन में भी मैसर होंगे। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स वहां पे होंगे, खुद चीन के अपनी फाइनेंशियल सेक्टर के गुरुज वहां पर होंगे, प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें भी तय हैं। तो आप समझते हैं कि बहुत इसके सम्राट समेट सकेंगे वजीर आजम? इमरान, बिल्कुल एक तो सब पे वाज़ेह है कि जो सबसे मुख्तसर किस्म का टारगेट या मकसद वज़ीर आज़म का फौरी तौर पे है वो क्या है, चीन जाने का, जो कि सऊदीया वाली इमदाद के साथ लिंक करता है। लेकिन अगर पॉजिटिव को इसको तनकीदी अंदाज में एक मुख्तसर सा जायज़ा लें कि एक ऐसी सुपर पावर जो आपके पड़ोस में रहती है और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, एक पसमानदा मुल्क की बेस्ट फ्रेंड है, उसने 60 साल में जितना पाकिस्तान को दिया वो बहुत ही हैरान कुन है। मसलन आपको शराय रेशम बना के दी ताकि आप एक इक्तिसादी तरक्की का सफ़र शुरू करें, हैवी मैकेनिकल अगर फैक्ट्री टेक्सटाइल ने बना के दी तो पूरे एशिया में आप एक्सपोर्ट में बहुत आगे जा सकते थे। गवादर पोर्ट पे आ जाएं, एटमी बिजली घर पसमानदा मुल्क को बना के दिया जो कि सोचा भी नहीं जा सकता, सड़कें, बिजली घर और बाकी प्रोजेक्ट आपसे ज़्यादा कौन जानता है। फिर आप 60 साल बाद उस मुल्क के पास जाएं और उसे कहें कि काइंडली थोड़ा सा इतना फंड दे दें कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सहारा मिल जाए। तो इस चीज़ का भी हमें जायज़ा लेना चाहिए कि चीन क्या सोचता होगा कि हमने 60 साल में उस मदद इमदाद से क्या फ़ायदा उठाया है कि आज फिर हम एक कम तरीन इमदाद की उसमें आ गए हैं। तो ये तो चीज़ हमारे लिए सोचने की बात है। ज़ाहिर है ये तो वो लेगेसी है ना जो हमें मिली है, ये वो सियासी विरासत है जो हमें मिली है। अब मिली है, मैं आपको सिर्फ मुख्तसर बता दूं कि क्योंकि सिर्फ ये चंद सालों के अंदर देखें कि $60 बिलियन सीपैक में हो गया, उसके बाद 2013 नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में $19 बिलियन तो वो प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर चुका है। ये जो तारिक चौधरी साहब बता रहे थे, वेस्ट ने इस खबर को आउट किया था कि आपको पिछले साल जो है वो हुकूमत जो है $1.5 बिलियन और उसके कमर्शियल बैंक $2.9 मिलियन दे चुके हैं। तो ये सारी अमाउंट जो है पिछले 2-3 सालों में वो ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन
तर्जुमान जो उनके फॉरेन ऑफिस का है, उन्होंने बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव बयान दिया इमरान खान के दौरे के बारे में कि वो इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक के बारे में बेहतरी का सोचेंगे। तो इमरान खान जो एक 2 से 3 बिलियन डॉलर कम अज कम जो लेके जा रहे हैं उसका इशारा वो पहले ही दे चुके हैं। बहुत अच्छी खबर है, न सिर्फ ये कि हमें कैश में जो इस वक्त जरूरत है वो पूरी हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है पाकिस्तान का, वो बढ़े। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यकम से 5 नवंबर तक चीन में होंगे। इंतहाई अहमियत का हामिल उनका ये दौरा होगा और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इस तरह के एक कामयाब तरीन दौरे की कि जैसे पिछला वो सऊदीया से करके आए हैं। ब्रिगेडियर हारिस इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, जो भी बात हुई कि जो हमें लेगेसी में मिला है, हमारे यहाँ सियासी विरसे में हमें इतने बड़े बड़े कर्जे मिले हैं और हमें इकॉनमी की अबतर सूरत हाल है, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे, उनके सदर वजीर आजम से मुलाकात होगी और बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाहिर है उनको भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का पता है, लेकिन जब बात की जाएगी कि हमें असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उनके वो पार्टनर जो पिछली दिहाइयों में मौजूद थे, जो सालों यहाँ पे हुकूमत करके गए, एक क्या इंप्रेशन हमारी कौम के बारे में जाएगा उन लोगों के पास, हमारे सियासी कल्चर के बारे में जाएगा, हमारी सियासी जमातों के बारे में जाएगा? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो एक नई हुकूमत को लेके जा रहे हैं, जो इस बेस पर आएंगे कि उन्हें मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है, वो जाके बताएंगे कि पहले जितना पैसा दिया गया वो किस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल हुआ और उसका कोई ऑडिट भी नहीं किया गया। एक तो ये बात है, लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि पूरी दुनिया इमरान खान साहब को एक ऑनेस्ट और निडर और दबंग लीडर समझते हैं, और ये हमारी चाइनीज़ भाइयों को भी पता है। और जब वो जाके वहाँ बात करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त हमारे मुआशी हालात क्या हैं, हमारी क्या ज़रूरियात हैं, हमने कैसे तहैया किया हुआ कि हमने सी पैक मनसूबे को कामयाब चलाना है और फ़ौज ने इसकी ज़िम्मेदारी ली हुई है, और उसके साथ साथ कि हम अपने अंदरूनी मसाइल कैसे कर रहे हैं, हमारी क्या तरजीहात हैं, जब ये उनको बताएंगे तो मुझे यकीन है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो एक मस्बत रवैया होगा, वो मस्बत रवैये के, यानी आप ये कहते हैं कि राइट मैन इन द राइट जॉब की जो फिलॉसफी है वो काम कर जाएगी प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत को लेकर? एब्सोल्युटली। और मुझे ये पूरा यकीन है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे हमारे उनके एम्बेसडर्स हैं, उनकी बहुत टीमें यहाँ काम कर रही है, उधर से भी एक मैसेज किया होगा, और फिर जिस तरीके से वहाँ वेलकम होगा, आप जाएंगे तो उससे बहुत ही बेहतर पाकिस्तान के लिए विजिट के मुझे तो मैं बहुत पुरुमीद होकर इसे निकलेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाइना ज़रूर जाना चाहिए। जैसे हालातों पूरी एक हुकूमत की मशीनरी है जो काम कर रही है, चीफ आर्मी स्टाफ हमारी आर्मी में मौजूद है, और जो एक दुश्मन का नैरेटिव हमने कभी भी कामयाब नहीं होने देना कि हम चाइना का दौरा कैंसिल करें, सी पैक मंसूबा हम डिले कर दें, ये चीज़ें हमने नहीं होने देनी। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम इस मंसूबे को कामयाब करें, इकनॉमिक तरक्की करें। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और अगर हम इकनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने नेशनल इंटरेस्ट में हम बहुत अहम फैसले करेंगे। ठीक है, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एक बात की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस यमन और सऊदी अरब के जो तनाज़ा है उसमें सालिसी का किरदार अदा करना चाहेगा, तो हम इतने स्ट्रांग इनफ होंगे कि हम ये पोजीशन ले सकें, हम ये कर सकें मीडिएशन? देखें, इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके ईरान से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारे नेबर हैं, और सऊदी अरब से भी अच्छी हैं, और ये डिज़ायर भी किया गया है कि इस वक्त यमन में सालिसी का किरदार अदा किया जाए। और फिर हमारे वहाँ पर एक एक्स चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ भी वहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि ना कि सिर्फ हम यमन का मसला हल कराएँ, बल्कि किसी तरीके से जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ईरान में और सऊदी अरब में और कुछ गल्फ के ममालिक के अंदर, उसको भी दूर किया जाए, और हम एक ब्रिज का किरदार करें। इससे पाकिस्तान को एक क्वांटम जंप मिलेगा।
हमें हमारी दुनिया की नज़रों में इज्जत बढ़ेगी, मुसलमान मुल्कों में हमारी बड़ी इज्जत बढ़ेगी, खासतौर पर क्योंकि सब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। आपने ईरान की बात की, हालात काफी अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। तारिक चौधरी साहब बताइएगा क्या खबर है? ईरानी वजीर खारजा 60 दिन में दूसरा उनका दौरा हुआ पाकिस्तान का। जी, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने दिन बाद आना था, लेकिन उनका दौरा भी रिस्केड्यूल हुआ। वो तुर्की में थे परसों और तुर्की से फिर बराह रास्त वो पाकिस्तान आए। 3 चीज़ें बड़ी अहम थी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे में। आज उनकी हमारे वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। जो खबर रिलीज़ हुई ईरानी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी से, मैं उसको कोट करूंगा ताकि इससे अंदाज़ा हो सके कि कितनी अहमियत दी उन्होंने इस बात को और क्या मौज़ूआ ज़ेर बहस थे। 3 मौज़ूआ ज़ेर बहस आए और 3 मौज़ू दोनों मुल्कों के लिए बड़े अहम हैं। एक तो यमन का मसला कि उसके हवाले से आगे कैसे बढ़ना है, दूसरा अफगानिस्तान का जो मामला है, अफगानिस्तान में जो खाना जंगी है, वहाँ जो दहशत गर्दी है, दोनों पाकिस्तान और ईरान जो है बराह रास्त उससे मुतासर होते हैं। तो हमेशा दोनों ममालिक कोशिश करते हैं कि इस मौजू पर कोई जॉइंट एक अपना नुक्ता नज़र इख्तियार करें। और दोनों की ये राय है कि ईरान के अफगानिस्तान का जो मामला है उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तीसरा बड़ा अहम मामला ईरान के लिए था, रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, ईरान के जो बॉर्डर गार्ड्स थे उनकी एक अबडक्शन हुई है, जिसके बारे में ईरान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उसके मामले में तावन करे। इस हवाले से पाकिस्तान के और ईरान के DGMOs जो हैं वो भी राब्ते में हैं और पाकिस्तान ने वादा किया है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर इसका कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि किस तरह से उनको तलाश किया जाए और किस तरह से उनकी जो बहाली है और उनको जिस तरह रिलीज कराना है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अनवार हाशमी साहब, अगर हम इंशाल्लाह अपने दाखिली मसाइल से निमट लें तो खारजी सतह पर जो इस वक्त कारकर्दगी है वो हौसलामंद है, वो सही डायरेक्शन में आप समझ रहे हैं? तो कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे इतने बुरहान के बावजूद जो यमन के हवाले से सालसी का किरदार अदा करने की बात की है, उसकी वजह ये थी कि हम 2 धारी तलवार पर चल रहे थे। ईरान के साथ जो है सऊदिया के ताल्लुकात की वजह से हमारे ताल्लुकात मशरूत हैं, ईरान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात की टेंशन है जिस पे न्यूक्लियर इशू पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो वो भी हमारे लिए मसला है क्योंकि हम ईरान के साथ जो हमारी थोड़ी बहुत तिजारत थी वो भी बंद हो चुकी है उन पाबंदियों की वजह से। तो ईरान को एक चीज़ महसूस हुई है कि अगर पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करता है सऊदी अरब के साथ, तो वो एक पॉजिटिव जो है वो मैसेज ईरान पाकिस्तान के जरिए पहुंचाना चाहता है और अगर वो पॉजिटिव मैसेज सऊदी तक पहुंच गया तो उसका दोस्त अमेरिका भी खुश होगा और मुस्तकबिल में उन पाबंदियों पे रिलीफ मिलने की या बात आगे बढ़ने की भी तवक्को है, जो कि ओबामा इंतजामिया ने पाबंदियां उठा ली थी और 2 साल बाद ही ट्रंप इंतजामिया ने लगा दी थी। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का किरदार बहुत ही बेहतर होगा और इस किरदार का इमेज जो है पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपने लिए भी बहुत पॉजिटिव साबित होगा। तो ऐसे में कितनी पॉलिटिकल हार्मनी आप चाहते हैं कि हो ब्रिगेडियर हारिस साहब? कितनी पॉलिटिकल हार्मनी की ज़रूरत है? ज़ाहिर है कि हुकूमत इस वक्त मौजूद है, लेकिन जो सियासी चपकलश जो है वो भी उठ रही हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ा इशू है और अगर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाए तो इस वक्त हमें ज़ाती मफादात, पार्टी मफादात और अपने बिजनेस मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान के मफादात को देखना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठ के असम्बली में बल्कि जाके वहाँ पर एक जग ज़ुबान होकर हमें बात करनी चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए और हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। आज जरदारी साहब ने ऐसे जेस्चर शो किया है असेंबली के अंदर, जरदारी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, और ये बहुत अच्छी बात है। इसको मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अपने टोन थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। आप जो करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं ज़रूर करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, जिस पार्टी के भी आप ज़रूर करें, लेकिन टू यूज़ अग्रेसिव लैंग्वेज आई थिंक बेहतर है कि हम ऐसी इस्तेमाल करें जिससे हमारे हम क्लोजनेस हो, हारमनी हो और आपस में जो एक फिजा फैली हुई कि एक दूसरे को टांगे खींचने की बात की जा रही है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारा एक इंटरेस्ट है और वो है कि पाकिस्तान को इन मुश्किल मराइल से निकालना, पाकिस्तान को मुआशी प्रॉब्लम से निकालना, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाना और CPEC मंसूबे को कामयाब करना, जिसके खिलाफ तमाम कुव्वतें, ख़ास तौर पे इंडिया और बैरूनी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि ये हमारा मंसूबा कामयाब ना हो, क्योंकि हमारा जो एक क्वांटम जंप है, हमारा रोड टू सक्सेस जो है वो CPEC है
और पाकिस्तान आर्मी ने एक स्पेशल डिवीजन रेस किया है इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए, और इसके लिए हर वक्त हम तैयार हैं। इसलिए इसके ऊपर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाइना इंडिया की पूरी कोशिश है कि हमारे ईरान से ताल्लुकात ख़राब हों। वो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर दहशतगर्द भिजवाते हैं, ईरान में शो करते हैं पाकिस्तान प्रॉब्लम कर रहा है, फिर अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द पाकिस्तान में लेकर आते हैं। ये बात, और इसका हमें ख़ास तौर पे अपने रीजन के मुल्कों को बताने की ज़रूरत है, जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है। उनको बताएं कि अगर इससे हालात जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहा है, इसकी आग की लपेट कहाँ तक जाएगी, इसके फॉलोअप क्या होंगे, और इनको किस तरीके से दूसरे ममालिक में फैला जाएगा। इसलिए ताकि अगर उन सबको पता चलेगा कि इसके नतायज दूरस्त होंगे, तो तमाम मुल्क रीजन के मिल के इंडिया पर जोर डालेंगे कि वो कश्मीर में अट्रॉसिटीज बंद करे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग बंद करे, और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग लड़ने में मदद करे। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ऑफ रियासत, हमें इसे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तारिक चौधरी साहब, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज होगा भी नहीं, लेकिन अपोजिशन जमातें जो हैं कुछ कल परसों मिल रही थी, एक APC भी बन रही थी, लेकिन उसके बाद वो APC भी टूट गई। अब टूट तो नहीं गई, खैर वो मौखर हो गई। कुछ फाल रहेगी वो, या इस वक्त जरदारी साहब जो है उनका वजन थोड़ा हुकूमत की तरफ आ गया तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी? देखें, अब APC के बारे में बड़ी तफसील से हम बात कर चुके हैं पहले भी। जो बात ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं बुनियादी बात वो है, अब हुकूमत को चाहिए कि वो अपना जो अपोजिशन वाला उसका रवैया था उससे बाहर आ जाए, और उसको चाहिए कि अपने जाहराना जो लैंग्वेज है उसको ख़त्म करे। देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हुकूमत है पहल उसने करनी होती, आगे उसने बढ़ना होता है, गिविंग हैंड उसका होता है, उसको चाहिए कि आगे बढ़े। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या जिसने भी ऑफर की है या जिसके पास भी ये पोटेंशियल है उसके पास खुद जाए, उनको एंगेज करे। हर कोई अपनी सियासत करे, अपनी जमात का नजरिया है, अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम है, लेकिन जो कौमी इशूज हैं उन पर इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर काम करें। ये काम हुकूमत कर सकती है। अपोजिशन ने एंगेज करना होता है, अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करना। मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत आगे बढ़े, इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। हारिस नवाज साहब और तारिक चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो कि कल से शुरू हो जाएगा, वहां से क्या खबरें आती हैं इसके आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह।